हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको अपनी एक लास्ट वीडियो में बताया था कि एसएससी सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन है वो पहले 5 नवंबर को डिक्लेयर होने वाला था, बट उसकी जो डेट एक्सटेंड करके 6 ऑफ दिसंबर कर दी गई थी। एंड जो एसएससी सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है एंड उसमें काफ़ी सारी जो मतलब मॉडिफिकेशन है वो की गई है। कौन कौन सी उसमें अभी वैकेंसी निकली है, कितनी वैकेंसी निकली है, आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, आप कब तक अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो सारी डिटेल्स आपको आज की वीडियो में मिल रही होंगी। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ना ब्राउजर में जाके एंड सिंपली यहाँ पे लिखेंगे एसएससी, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल का जो मॉडल नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ है तो इसलिए। एंड ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी जो ये मॉडल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ऐसी कोई भी दिक्कत लेने की बात नहीं है। आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पे क्लिक करना एंड जो वो पीडीएफ है वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। तो अभी इसको ओपन होने देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो इसकी एसएससी की अभी वेबसाइट है ना, ये शायद क्रैश हो गई है क्योंकि अभी ये रिलीज हुआ है। एंड आई थिंक मतलब ये फिर ओपन नहीं हो रही, तो ना मैंने अपने मतलब लैपटॉप में ओपन नहीं हो रही, बट यहाँ पे ये ना मेरे मोबाइल में ओपन हो गई थी, तो मैंने वहाँ से डाउनलोड करके एंड फिर इसमें लैपटॉप में सेंड कर लिया। तो अभी मैं आप लोगों को मतलब बता देता हूँ। एंड आप लोग ना यहाँ पे मतलब ये देख सकते हो 70 पेज की ये पीडीएफ है। तो पूरी तो कवर हो नहीं पाएगी, बट हाँ जो जो जरूरी चीज़ें हैं जो आपको एक पेपर के लिए अप्लाई करने से पहले पता होनी चाहिए वो मैं आपको सारा कुछ ये आज की वीडियो में बता दूंगा, जो जो भी मेन चीज़ें हैं। एंड आप लोग देख सकते हो ये 6/12/2022 को यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे डिक्लेयर हो गई थी। एंड ये जो है ना मतलब इसका लिंक भी अगर हुआ तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, वरना ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जब ये वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही तो लिंक भी इम्पॉसिबल सा ही है देना। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक सबमिट कर सकते हो फॉर योर एग्जाम ऑन एसएससी सीएचएसएल। तो उसकी जो डेट्स है वो है 6 दिसंबर 2022 से लेकर 4 जनवरी 2023 तक। तो ऑलमोस्ट आपको 1 मंथ का यहाँ पे टाइम दिया गया है। उसके बाद में लास्ट डेट है आपकी 4/1/2023 के रात के 11 बजे तक आप अपना फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो। एंड ऑनलाइन फी आप 5 जनवरी 2023 के रात के 11 बजे तक पे कर सकते हो। एंड थ्रू चलान अगर आप मतलब वर्किंग ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक अगर आप चलान के थ्रू पैसे देते हो तो वो आप 6 जनवरी तक दे सकते हो। उसके बाद में 150 विंडो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, और करेक्शन के लिए जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी 9 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक। आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में जो मतलब मेन चीज़ें है यहाँ पे वो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जामिनेशन है, ये जो मतलब आपका एग्जाम है ना ये 3 फेजेस में होता है। मैं आप लोगों को पहले बता दूं। तो फर्स्ट फेज होता है प्री का, एक किस्म का मतलब पहले आपका पेपर होगा, अगर आप उसमें क्वालिफाई करोगे तो आपका टीयर 2 का एग्जाम होगा। एंड टीयर 2 के एग्जाम में भी आपके रीजनिंग वगैरह के मतलब क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद में आपका एक टाइपिंग स्किल का भी एग्जाम होता है कि आपकी टाइपिंग स्किल को टेस्ट किया जाता है एंड उसके बेसिस के ऊपर आपके मार्क्स वगैरह निकाले जाते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर आपको हायर किया जाता है। एंड यहाँ पे जो आपका ये टीयर 1 का एग्जाम है वो आपका होगा फरवरी या फिर मार्च 2023 में। तो वो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की जो डेट है वो आ जाएगी। एंड यहाँ पे ये जो टीयर 1 का एग्जाम है ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, एंड जो टीयर 2 का एग्जाम है वो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड ही रहने वाला है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बड़ी मॉडिफिकेशन की गई है कि पहले हमारा टीयर 1 का जो एग्जाम होता था वो कंप्यूटर बेस्ड होता था, एमसीक्यूज के टाइप होते थे क्वेश्चन। एंड जो टीयर 2 का एग्जाम होता था वो होता था सब्जेक्टिव, उसमें आपको एक लेटर लिखनी होती थी, एक ऐसे लिखना होता था। बट यहाँ पे ये जो अब टीयर 2 का एग्जाम है वो भी कंप्यूटर बेस्ड कर दिया गया है। एंड यही मतलब इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा बन रही थी कि अभी इसको भी हटा के कंप्यूटर बेस्ड ही कर दिया जाएगा, एंड एज इट इज ही हुआ। और ये बहुत बड़ी मोटिवेशन अब की बार की गई है। तो आपका जो टीयर 1 का एग्जाम होगा वो आपका होगा फरवरी मार्च 2023 में। एंड जो टीयर 2 का एग्जाम होगा वो आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा कि कब तक हो सकता है। उसके बाद में जो इसका पे स्केल रहने वाला है, इसमें कौन कौन सी मतलब जो पोस्ट है, कौन कौन सी डेजिग्नेशन है वो रहने वाली है सीएचएसएल के पेपर के बाद। तो मतलब आप सीएचएसएल का पेपर क्रैक करके किस किस पोस्ट में जा सकते हो, किस किस मिनिस्ट्री में जा सकते हो, किस रैंक में जा सकते हो, तो वो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। आप लोअर डिविजनल क्लर्क एलडीसी में जा सकते हो, या फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए में जा सकते हो, जिनका की पे लेवल होता है 19,900 से लेकर 63,200 तक। एंड आगे मतलब बढ़ने से पहले आप लोग ना एक यहाँ पे ये जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है वो पढ़ो कि एसएससी जो है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होल्ड करवाता है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट।
तो एसएससी सीएचएसएल का पेपर क्लियर करके आप ग्रुप सी की पोस्ट में जाते हो, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्रीज में आप उसमें एसएससी का पेपर क्लियर करके, सीएचएसएल का पेपर क्लियर करके जा सकते हो। एंड ये कहने को ही जैसे कि ग्रुप सी की पोस्ट होती है, बट इनका जो पे स्केल होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है। एंड यहाँ पे आप जैसे कि लोअर डिविजनल क्लर्क बन सकते हो, जेएससी बन सकते हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो इन द वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, इसमें कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है। उसके बाद में डेटा एंट्री ऑपरेटर आप बन सकते हो, जिसका कि पे लेवल 4 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक। एंड लेवल 5 भी आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो, जिसका कि पे स्केल होता है 29,200 से लेकर 92,300 रुपए तक। एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जिसका कि पे लेवल 4 होता है, एंड जिसकी मतलब पे स्केल होता है 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक। एंड ये ऐसी नहीं है, मतलब इनकी जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि सैलरी में इनका कितना ज़्यादा अंतर है। किसी की 25,500 है बेसिक, किसी की 29,200 है, एंड लोअर डिविजनल क्लर्क की 19,900 है। तो ये मतलब ना आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। एंड साथ ही साथ में आपने जितने मार्क्स स्कोर किए होते हैं सीएचएसएल में, उसके अकॉर्डिंग आपको दी जाती है। अगर आपके मार्क्स कम होते हैं तो आपको लोअर डिविजनल क्लर्क बनाया जाता है, अगर आपके उससे ज़्यादा होते हैं तो आपको लेवल 4 का डाटा एंट्री ऑपरेटर बना दिया जाता है। एंड अगर आपके ज़्यादा अच्छे होते हैं तो लेवल 5 के भी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पे बन सकते हो। ये मतलब आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपने सीएचएसएल में कितना स्कोर किया है। उसके बाद में जो वैकेंसी अब की बार निकली है सीएचएसएल में, वो है अप्रोक्सीमेट मतलब 4500 यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। 4500 वैकेंसीज यहाँ पे अप्रोक्सीमेट निकली है ऑफ द डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड जेएसए एंड लोअर डिविजनल क्लर्क। एंड जो रिजर्वेशंस हैं वो यहाँ पे दी जाती है एससी को, एसटी को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, एक्स सर्विसमैन को, पीडब्ल्यूडी को, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद में जो मतलब पीडब्ल्यूडी की कौन कौन सी डिसेबिलिटीज परमिसिबल हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं ज़्यादा इसके बारे में मतलब मुझे नॉलेज भी नहीं है, बाकी आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये देख भी सकते हो जिसको भी यहाँ पे देखना हो। बाकी जो मतलब मेन मेन चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप होनी चाहिए, आप इंडिया के, नेपाल के या फिर भूटान के सिटीजन होने चाहिए। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका वगैरह। तो मतलब आप इंडिया के होने चाहिए, नेपाल के या फिर भूटान के होने चाहिए। उसके बाद में जो एज लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देखो, क्योंकि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पेपर किस मोड से होगा, पेपर कैसे होगा, एंड एज लिमिट ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो जो एज लिमिट है वो है 18 से 27 साल तक, बट कब से कंसीडर की जाएगी, 1/1/2022 से ले 1/1/2022 से यहाँ पे कंसीडर की जाएगी कि आपकी एज 1 जनवरी 2022 को कितनी थी। आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मतलब आज 18 के हो, अगर आप 1 जनवरी 2022 को 18 के नहीं थे एज ऑफ माई केस, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बाकी इन्होंने मतलब एक एग्जांपल के लिए दे भी रखा है, आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 27 होनी चाहिए, अगर आपकी जो मतलब मिनिमम एज है वो 18 ईयर होनी चाहिए। एंड यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है जो जनरल कैटेगरी से मतलब बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए है कि आप 2 जनवरी 1995 से पहले आपका बोर्न नहीं होना चाहिए, एंड 1 जनवरी 2004 के बाद में आपका बोर्न नहीं होना चाहिए। तो 2 जनवरी 1995 से लेकर 1 जनवरी 2004 तक जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं जिनका भी बीच में बर्थडे आता है, वो यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद में कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है, जो SC ST है उनको 5 ईयर के लिए मतलब रिलैक्सेशन दी जाती है। अगर वो 32 साल के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ओबीसी है उनको 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी जाती है। पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर की रिलैक्सेशन दी जाती है। एंड आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ who have rendered not less than 3 year regular and continuous service on closing date of receipt of online application up to 40 years of age। तो देखो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब एम्प्लॉयज़ रह चुके हैं, जिन्होंने एटलीस्ट मतलब 3 साल से कम, मतलब 3 साल से ज़्यादा का जिनको रेगुलर सर्विस उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में दे रखी है, तो उनकी 40 साल भी यहाँ पे एज कंसीडर की जा सकती है। उसके बाद में यहाँ पे एक्स सर्विस वेयर अप्लाइड सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड। तो ये मतलब जो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अगर वो आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी जो मतलब मेन डिटेल थी एज लिमिट से रिलेटेड वो मैंने आपको बता ही दी है। उसके बाद में प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, कैंडिडेट हु विश टू बी कंसीडर्ड अगेंस्ट रिजर्व्ड वैकेंसीज और सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट बी सबमिट रिक्वेस्ट एट सबमिट फ्रॉम द competent authority in the prescribed format when such as sought by concerned indenting departments organization at the time of document वेरिफिकेशन। तो इसमें भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, आप मतलब होता है, क्योंकि जब अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट देते हो तो उसका आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर क्लेम फॉर SC ST विल बी नॉट एंटरटेन एट देयर कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड, ठीक है। अगर मतलब आपका वो
फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो आपका सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आपको सेंट्रल का है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद में फॉर एग्जांपल कैंडिडेट 10 तो ये आप लोग पढ़ सकते हो। प्रोविजनर ऑफ कंपेंसेटरी टाइम एंड असिस्टेंट ऑफ सब्सक्राइब इन केस ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो जो भी पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे रीड कर सकते हैं। मतलब मैं आप लोगों को थोड़ा एक एस्टिमेट दे दूं तो उनको जो मतलब एक एग्जामिनेशन के पीछे 20 मिनट्स एग्जैक्ट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल्स, ठीक है। उसके बाद में एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आप एलडीसी बनना चाहते हो, जेएसए बनना चाहते हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हो, तो मस्ट आपको होनी चाहिए एटलीस्ट 12th आपको पास आउट होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो ये सीएचएसएल किस लिए होता है? 12th पास वालों के लिए ही होता है, जिन्होंने 12th पास आउट कर लिया है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो एज इट इज 12th आपका पास आउट होना चाहिए। उसके बाद में द कैंडिडेट मस्ट पोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन और बिफोर द कट ऑफ डेट। तो 4 जनवरी 2023, तो जैसे कि अभी अगर कोई कैंडिडेट 12th में है एंड उसकी अगर 4 जनवरी 2023 से पहले पहले 12th कंप्लीट हो जाती है, देन ओके आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगर उससे बाद में होती है, आपके मार्च में पेपर है, मार्च के बाद में आपकी अगर जो मतलब 12th है वो पास आउट होती है, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि कट ऑफ डेट है इन्होंने यहाँ पे दे रखी है 4 जनवरी 2022 से पहले पहले, या फिर उस दिन आपकी जो 12th है वो पास आउट हो जानी चाहिए। उसके बाद में अगर आपने कहीं पर भी यू मतलब ओपन या फिर डिस्टेंस लर्निंग वगैरह कर रखी है तो वो भी वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। आप अप्लाई कैसे कर सकते हो? ssc.nic.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से ही जाके अप्लाई कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ओनली ये जो सा इसका मॉडल नोटिफिकेशन है यही रीड कर रहा हूँ। अगर आपको मतलब देखना हो कि एक मतलब लाइव वीडियो चाहिए कि कैसे अप्लाई करना होता है, आप लोग कैसे अप्लाई करते हो पेपर के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा एंड स्टेप बाय स्टेप आपको एक मतलब प्रोसेस बता दूंगा कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में जो इसकी फी होती है पेपर की वो 100 रुपीज़ होती है, आपको 100 पे करने पड़ेंगे। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में जो करेक्शन के लिए है वो 9 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2023 के रात के 11 बजे तक अप्लाई होगा। द कमीशन विल लेवी यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेस ऑफ 200 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड स्कोर करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड रुपीज 500 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर द सेकेंड टाइम। तो अगर आप मतलब अपने आपने गलती से कुछ और मतलब मिस्टेक वगैरह कर दी है अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिलअप करने में, और अगर आप उसको करेक्ट करते हो 9 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2023 के बीच में, तो उसके अगर आप मतलब कुछ करेक्शन करते हो अपने फॉर्म में तो आपको 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे और फर्स्ट टाइम अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्शन कर रहे हो। अगर आप सेकेंड टाइम करेक्शन कर रहे हो तो आपको 500 रुपीज़ उसके चार्जेस देने होंगे, एंड वो भी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकते हो, उसकी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में आपके पेपर कहाँ-कहाँ पे होंगे, कहाँ-कहाँ पे सेंटर बने हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप सेंट्रल रीजन से हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप ईस्टर्न रीजन से हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप कहाँ पे जो मतलब एग्ज़ाम है वो दे सकते हो। उसके बाद में स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, आपका एग्ज़ामिनेशन है वो किस हिसाब से क्या रहने वाला है, उसका क्या फॉर्मेट रहने वाला है, तो वो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। जो टियर 1 का आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश नॉलेज के, जो इंग्लिश लैंग्वेज के मतलब बेसिक नॉलेज के मिलेंगे, और ये मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अगर आपका ये ठीक होता है क्वेश्चन, अगर मतलब आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हो एंड अगर आपका आंसर राइट है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो आपके जो 0.5 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एंड अगर मतलब आपका सही है क्वेश्चन तो 2 नंबर मिल गए, अगर गलत है तो 0.5 मतलब आधे नंबर आपके कट हो जाएँगे। तो आपको मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से जो ये पेपर है अटेम्प्ट करना होता है। अगर आपको कोई अच्छे तरीके से आ रहा है तभी आप अटेम्प्ट करो, अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर डाउट है तो आप अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि अगर वो गलत हो गया तो आपके ऐसे ही 0.5 मार्क्स और कम हो जाएँगे। उसके बाद में आपको 25 क्वेश्चन मिल जाएँगे इसमें जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, एंड 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड, 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। टोटल 100 क्वेश्चन है जिसको कि आपको 60 मिनट में सॉल्व करना होता है, एंड जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको 80 मिनट्स दिए जाते हैं। तो जो टियर 1 एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे उसमें, एंड द क्वेश्चन विल सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो इंग्लिश में भी आप दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप जिस भी लैंग्वेज में देना चाहो दे सकते हो। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद में जो टियर 2 का एग्जाम है वो आपका सेशन 1 एंड सेशन 2 में रहेगा। सेशन 1 में होंगे आपके यही क्वेश्चंस, एंड सेशन 2 में होंगे आपका स्किल टेस्ट, जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो। आपका जो सेशन 1 है वो आपका रहने वाला है 2 घंटे एंड 15 मिनट, मतलब सवा 2 घंटे का,
और सेशन 1 में आपके सेक्शन 1 में आएंगे आपको मैथमेटिकल एबिलिटीज एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। इसके आपको दोनों के मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन। एंड जो मैथ्स का यहाँ पे ये जो सेक्शन है मैथमेटिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ये आपके 180 मार्क्स की हो गई। एंड उसके बाद में आपका जो सेक्शन 2 है उसमें आपको आएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, इसके आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे। एंड जनरल अवेयरनेस के आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, तो इसके भी आपको टोटल 60 क्वेश्चन हो गए एंड इसके भी 180 मार्क्स हो गए हैं। तो इसका आपको मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होता है। उसके बाद में जो सेक्शन 3 है उसमें आएगी आपको कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, कंप्यूटर के नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपको 15 क्वेश्चन देखने को इसमें मिलेंगे एंड जो कि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो आपके टोटल 45 मार्क्स इसमें से बन जाते हैं। तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ये आपका होगा 1 आवर फॉर ईच सेक्शन। तो सेक्शन 1 के लिए भी आपको 1 घंटा दिया जाएगा एंड सेक्शन 2 के लिए भी आपको 1 घंटा दिया जाएगा। बट जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट है उनको 1 घंटा 20 मिनट दिया जाएगा, क्योंकि उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। एंड जो ये सेक्शन 3 है उसके लिए आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे एंड जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको आप मतलब उनको 20 मिनट्स दिए जाएंगे। तो जो सेशन 1 है वो आपका टोटल हो गया 2 घंटे 15 मिनट्स का एंड इसमें आपको टोटल 85 जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे एंड ये आपका टोटल हो जाएगा 405 नंबर का एक पेपर। उसके बाद में जो इसका सेशन 2 है वो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। इसमें आपका पार्ट 1 होगा स्किल टेस्ट फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड जो इसका पार्ट बी होगा वो होगा टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी एंड जेएसए। तो आपको ये दोनों ही करने पड़ेंगे। अगर आपका मतलब डीईओ में अच्छे अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको डीईओ बना दिया जाएगा। अगर आपके एलडीसी या फिर जेएसए में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको एलडीसी या जेएसए बना दिया जाएगा। तो जो इसका पार्ट ए है उसके लिए आपको मिलेंगे 15 मिनट्स एंड पीडब्ल्यूडी वालों को मिलेंगे 20 मिनट्स एंड अगर आप पार्ट 2 के लिए आपको मिलेंगे 10 मिनट्स एंड पीडब्ल्यूडी वालों को मिलेंगे 15 मिनट्स। उसके बाद में 2 मॉड्यूल्स, तो जो सेक्शन 1 है उसके 2 मॉड्यूल है, सेक्शन 2 के भी 2 मॉड्यूल हैं एंड सेक्शन 3 के भी 2 मॉड्यूल रहने वाले हैं। टीयर 2 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन द सेम डे। तो आपका ये जो टीयर 2 का जो एग्जाम है वो आपका सेम डे ही रहेगा। जो टाइपिंग टेस्ट आपका वो भी सेम डे होगा एंड जो आपका टीयर 2 की एग्जामिनेशन है वो भी आपकी सेम डे ही रहने वाली है। उसके बाद में सेशन 1 will include conducting of section 1, section 2, module 1 of section 3. Session 2 will be include conducting of module 2 of section 3. It will be mandatory for the candidate to qualify all the section of the tier 2. तो आपको सभी जो है वो क्वालिफाई करने हो रहेंगे। जो सेक्शंस है सारे टीयर 2 के वो आपको क्वालिफाई करने रहेंगे। टीयर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये जो सा ये टीयर 2 का एग्जाम है ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहने वाला है। ये पहले सब्जेक्टिव होता था बट अभी इसको ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको आएंगे एक्सेप्ट फॉर मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 2 है ये टाइपिंग टेस्ट है, तो इसमें आपको कोई भी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप तो देखने को नहीं मिलेंगे। आपको बस एक वहाँ पे पैरा वगैरह दे दिया जाएगा एंड वो आपको टाइप करना रहेगा विद इन द टाइम। उसके बाद में देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। अगर आपका आंसर सही हो जाता है तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपका गलत हो जाता है तो उसके आपको -1 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 1 मार्क्स आपका कट कर दिया जाएगा। उसके बाद में मॉड्यूल 1 ऑफ द सेक्शन 3 मतलब कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। तो ये जो टेस्ट है ये आपका मैंडेटरी है कंप्यूटर नॉलेज का एंड इसको भी आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी रहेगा। उसके बाद में स्किल टेस्ट फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे एंड 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। उसके बाद में जो मतलब ये है ना ये है मैंडेटरी फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं वो इसको मतलब जो पार्ट ए है स्किल टेस्ट फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर ये आपको देना कंपलसरी है अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हो। तो डेटा एंट्री स्पीड ऑफ 8000 की डिप्रेशन पर आवर। तो आपकी जो स्पीड है जो टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 8000 की डिप्रेशंस पर आवर मतलब 8000 वर्ड पर आवर आपके होने चाहिए डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए। एंड ये मतलब ना आपके 15 मिनट जैसे कि आपको दिए जाएंगे तो उसमें आपको मिनिमम 2000 से लेकर या फिर 2000 मतलब 2200 तक आपको वहाँ पे की डिप्रेशन करने पड़ेंगे। उसके बाद में अगर आप जेएसए या फिर एलडीसी बना चाहते हो तो ये मीडियम टाइपिंग टेस्ट होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। इसमें आपको 30 वर्ड्स पर मिनट एटलीस्ट होने चाहिए। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो मतलब पर मिनट अगर आपके इतने हैं तो आपको 10 मिनट्स में एटलीस्ट 300 जो वर्ड्स हैं वो टाइप करने रहने होंगे। उसके बाद में एंड कोरस्पेंड टू अबाउट 10,500 की डिप्रेशन पर आवर एंड अबाउट 900 की डिप्रेशन पर आवर रिस्पेक्टिवली। फॉर इंग्लिश मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 एंड फॉर हिंदी मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स। तो अगर आप मतलब इंग्लिश में पेपर दे रहे हो इंग्लिश में अगर आप कर रहे हो तो आपके 35
वर्ड्स पर मिनट एटलीस्ट होना चाहिए एंड अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो आपके एटलीस्ट 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए एंड ये रिस्पेक्टिवली इसका जो मतलब पर आवर की डिप्रेशन है वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद में द स्पीड विल बी एडजस्टड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ मतलब 10 मिनट में आप जितने वर्ड टाइप करोगे उसके अकॉर्डिंग इसको 6 से गुना करके एंड आपके 1 आवर में आप कितने जो मतलब वर्ड्स है टाइप कर सकते हो उसका यहाँ पे एवरेज जो है वो निकाल दिया जाएगा। उसमें उसके बाद इन्होंने यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को सिलेबस बता रखा है जो कि आपका यहाँ पे बता रखा है इन्होंने। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कुछ आएगा सिलेबस में, जनरल इंटेलिजेंस में क्या आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या कुछ आ सकता है, जनरल अवेयरनेस में क्या आ सकता है एंड टीयर 2 के एग्जामिनेशन के लिए भी यहाँ पे इन्होंने आप लोगों को पूरा सिलेबस बता रखा है। मतलब 12th तक की आप मैथ्स वगैरह कर जाओ, इंग्लिश वगैरह कर जाओ, बाकी और बाहर से कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होता। बाकी जब मतलब आप करोगे बस आपकी ना स्पीड अच्छी होनी चाहिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि जो मतलब क्वेश्चन है ना वो तो ज़्यादा मतलब औखे नहीं आते, वो तो ईज़ी आते हैं बट आपकी जो स्पीड है वो होनी चाहिए क्योंकि आपको 1 आवर में 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो उस हिसाब से आपकी जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की यहाँ पे ज़रूरत होती है। उसके बाद में ओरिजिनल वैलिडिटी फ़ोटो आईडी प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ हैज़ प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट। तो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो आपको होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड पे होना चाहिए या फिर आप वोटर आईडी पे भी हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड ये सारे जो यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं ये सब वैलिड है, आप या इनमें से किसी के भी अकॉर्डिंग अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कर सकते हो। उसके बाद में जो पोस्ट प्रेफरेंसेस वगैरह है वो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। जब आप एक बार अपना क्वेश्चन मतलब ये जो पेपर है वो क्रैक कर जाते हो तो उसके बाद में आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे भी आप जॉब करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंस भर सकते हो। आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो प्रेफरेंस है वो भर सकते हो। उसके बाद में मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे रहने वाला है जो यूआर है उसकी यहाँ पे 30% रिजर्वेशन मतलब रहने वाली है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो है यहाँ पे टीयर 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2, तो जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 30% कि आपको एटलीस्ट 30% जो स्कोर है वो करना है। अगर आपके टोटल 405 है तो उसमें से 30% हो गया आपका 130 135 के अराउंड, तो आपको मिनिमम मतलब उतने जो है मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप यूआर हो, अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस हो तो मिनिमम 25% मार्क्स, अगर आप ऑल अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम 20% मार्क्स आपको होने चाहिए, तभी आप उस पेपर में उस स्पेसिफिक पेपर में क्वालिफाई माने जाओगे। उसके बाद में ये कुछ इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह यहाँ पे दिए रखी है एंड टाई केसेस वगैरह के लिए बता रखे हैं जो कि आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। एंड बाकी फ्रेंड जो भी मतलब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन था साथ के साथ में जो भी जरूरी चीज़ें थी आपको पेपर अप्लाई करने से पहले जो आपको पता होनी चाहिए, जो सिलेबस हो गया इसका, पेपर किस हिसाब से आने वाला है, पेपर कैसे होगा एंड एज लिमिट क्या रहने वाली है, आप कैसे बन सकते हो, कौन कौन सी इसमें जॉब है, कितनी सैलरी है, कहाँ पे कह सकते हो आप ये स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको आज की वीडियो में बता दी है। बाकी ये बहुत बड़ा मतलब मॉडल नोटिफिकेशन, अगर आप इसको पूरा रीड करना चाहते हो तो पूरा रीड कर लेना। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो मेन मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई दी है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपका डाउट जो है वो 100% क्लियर किया जाएगा। एंड आज की वीडियो को फिर फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड ये जो मतलब सीएचएसएल का पेपर है ना ज़्यादा टफ नहीं होता, आप आराम से क्रैक कर जाओगे, बस अपनी स्पीड बनाना एंड जो मतलब आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और मतलब ज़्यादा कोई हार्ड वाला काम नहीं होता है। एंड फटाफट से मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अगर आपके कोई भी डाउट है तो वहाँ पे भी आपके टाइम टू टाइम मतलब जो आपके डाउट्स है वो क्लियर कर दिए जाते हैं। एंड फिर मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।